सो वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बीएनएस लेक्चर की सीरीज़ का सेकंड वीडियो, वैसे तो ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाए थे कि एक्चुअली हमारी जो सीआरपीसी या आप बीएनएसएस जो भी बोलना चाहें कैसे रन करती है। ठीक है, उसका मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं प्रोविज़न बाय प्रोविज़न आपके साथ इजी शब्दों में समझाते हुए डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और इसको जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी आप उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपके हेल्प के लिए ही बना रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस लगातार आएँ, हर सब्जेक्ट पे आएँ, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और सपोर्ट में आपको कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट बॉक्स में आके आप अपने क्वेश्चन ही पूछिए, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, यही इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूँ कि हाँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके साथ जो स्टार्ट कर रहा हूँ बीएनएसएस का अपना थर्ड लेक्चर। उसमें सबसे पहले तो आप बेसिक चीज़ें जो कि आपको हमेशा याद रखनी है प्री के लिए। टॉपिक स्टार्ट है बीएनएसएस। इसमें आपको डेट ऑफ इनैक्टमेंट आप लिख लीजिएगा 25 दिसंबर 2023। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये लिख लीजिएगा आप 1 जुलाई 2024। एक्ट नंबर लिख लीजिएगा, एक्ट नंबर है 46 ऑफ 2023। और इसमें आपके जो टोटल सेक्शंस हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको तो आपको याद रखना ही चाहिए। टोटल सेक्शंस हैं इसमें आपके 531, पहले आपके 484 थे सीआरपीसी में, काफ़ी ऐड हुए हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमेशा आप गौर करिएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बीएनएसएस है, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज, नागालैंड एंड और इसमें पूरा बीएनएसएस हमारा लागू नहीं होता। बीएनएसएस के कुछ प्रोविज़न ही यहाँ पे लागू होते हैं। वो प्रोविज़न कौन कौन से हैं, ये सब प्री के सवाल हैं। आपका चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, ये कुछ आपके चैप्टर्स हैं जो कि केवल और केवल नागालैंड पर केवल यही चैप्टर्स अप्लाई होते हैं। बाकी और कोई चैप्टर्स नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होता है। अगर अप्लाई करना है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बाय मॉडिफिकेशन, बाय नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकती है, चाहे तो पूरे बीएनएस को या चाहे तो बीएनएस के किसी पार्ट्स को, कुछ पार्ट्स को अप्लाई कर सकती है। मतलब इसका आशय, इसका जो कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारे ये चैप्टर्स ऑलरेडी अप्लाई हैं, इनके सिवाय, इनके एडिशन में और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में, या तो होल बीएनएसएस ही लागू कर दिया जाए, वहाँ की गवर्नमेंट लागू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, या सम पार्ट्स और लागू कर दें इसके एडिशन में, सम पार्ट्स इन एडिशन टू चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि नागालैंड और ट्राइबल, ये प्री का क्वेश्चन है, इस पर गौर जरूर करिए। नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में क्या क्या लागू, इस समय करंट में लागू क्या क्या है, चैप्टर 9, 11, 12 करंट में लागू है। राज्य सरकार अगर वहाँ की चाहेगी तो पूरा बीएनएसएस को ही लागू कर देगी, होल बीएनएसएस को ही लागू कर सकती है। या अगर होल बीएनएसएस को लागू नहीं करना चाहती है
तो इसके एडिशन में जो लागू है, इसके एडिशन में और भी पार्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट ज़रूरी समझेगी बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट करके लागू कर सकती है। आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। और ट्राइबल एरियाज क्या है इसको भी समझ लीजिए। ट्राइबल एरियाज मतलब क्या होगा, ठीक है। आराम से पढ़िए, स्लो पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। अब देखिए ट्राइबल एरियाज जो हमने अभी देखा कि नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया, तो ट्राइबल एरिया मतलब क्या है? ट्राइबल एरिया मीन्स वो एरिया, या कह सकते हैं वो टेरिटरी, वो राज्य क्षेत्र, एक डेट प्रोवाइड की गई है जो 21 जनवरी 1972 से, 21 जनवरी 1972 से, यहाँ लिख लो बिफोर, ठीक है, बिफोर 21 जनवरी 1972 से कहाँ किस एरिया में इंक्लूड होता था? इंक्लूड्स into the area of tribal areas of Assam। मतलब वो एरिया जो 21 जनवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1972 से पहले आसाम के ट्राइबल एरियाज में क्या होता था? इंक्लूड होता था, उसे हम कहेंगे ट्राइबल एरियाज, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? मीन्स द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, ठीक है। सिंपल सा बोला गया है, इसमें और कुछ भी नहीं आपको याद रखना है। केवल आपको इतना याद रखना है कि एक तो आपको ये डेट याद रखनी है, प्री का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और किसमें इंक्लूड होता था 21 जनवरी 1972 से पहले? तो आसाम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड होता था। ये बात आपकी हो गई ट्राइबल एरियाज की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं हम अपने डेफिनेशन क्लॉज पे। डेफिनेशन हमारी है सेक्शन 2 में। डेफिनेशन क्लॉज कहाँ पे है? सेक्शन नंबर 2 में। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है कि डेफिनेशन क्लॉज किस सेक्शन में प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन क्लॉज प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ शॉर्टकट्स हमारे लाइफ में ज़रूरी होते हैं जहाँ पे हमें चीज़ों को याद करने में आसानी हो। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेफिनेशन क्लॉज में, जिससे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस अभी तुरंत याद हो जाएंगे और फिर आप उसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जैसे कि इसमें आपका सेक्शन 2A में जो क्लॉज है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब देखिए ए से स्टार्ट होता है और क्लॉज भी क्या है? ए है। तो जहां 2A पूछे वहां ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपको याद हो जाएगा। अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है क्या, इसको समझ लीजिए। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड, मतलब शैल है, मैंडेटरी है, इंक्लूड होगा ही होगा एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब कोई डिवाइस है। जस्ट अ सेकेंड। कोई डिवाइस है, ठीक है, कोई भी डिवाइस है। पेन ड्राइव, आपका स्मार्टफोन, माइक्रोफोन, ये सब डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बताने की जरूरत नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, कॉमा, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है,
विटनेस से, तो क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। कोई व्यक्ति कोर्ट में है, एक व्यक्ति जेल में है। जो व्यक्ति कोर्ट में है उसको आइडेंटिफाई करना है, किसको, जो व्यक्ति जेल में है। तो कैसे कर पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर पाएंगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड होगा, वीडियो मोड से। सर्च एंड सीज्योर और एविडेंस, सर्च एंड सीज्योर, सर्च सीज्योर भी हम कैसे कर रहे हैं, बाई वीडियो रिकॉर्डिंग। सर्च या सीज करते समय भी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एविडेंस लेते समय भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पस एंड बाई सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई रूल प्रोवाइड। सिंपल है, मतलब जो भी आप वीडियो मोड के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी की आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं, विटनेस आइडेंटिफाई कर रहा है एक्यूज्ड को, आप एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, आप सर्च कर रहे हो, आप सीज कर रहे हो, और इन सब में क्या आप कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के मेथड से। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसे कहते हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हमारा ए से स्टार्ट होता है और ये क्रॉस टू ए में दिया हुआ है, कभी नहीं बोलेंगे। अब आते हैं हम बेल में। बेल मतलब क्या होती है, सेकंड है हमारा बेल। बेल भी आपका स्टार्ट होता है बी से और क्लॉज बी में दिया भी हुआ है, तो अब ये भी कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है। बेल मतलब सिंपल भाषा में समझिए, हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं। ज़रूरी है कि हम कितने आसानी से चीज़ों को समझ जाएं, जिससे कि प्रैक्टिकल में भी इजी रहे, एग्जाम में भी इजी रहे। अब बेल मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है, ठीक है, सपोज करिए कि ये एक ए है और ये आपका, इसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब ये जेल में क्या है, जेल में डिटेन है, ये जेल में डिटेन है। तो भाई बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जेल अपवाद है, बेल अधिकार है, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति जो अरेस्ट है, इसका राइट क्या है, इसका राइट है बेल, इसको जमानत मिल जाए, ठीक है। बेल मतलब क्या होता है कि ये व्यक्ति जो अरेस्ट है और ये जो जेल में इसको अभी रखा गया है, इससे क्या होना चाहता है, ये इससे बाहर आना चाहता है। बाहर आना चाहता है, ठीक है। और इसी बाहर आने के प्रोसेस को हम कहते हैं बेल। अब कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसे बाहर आना है, तो उसे एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस का नाम होता है बेल, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ, जो व्यक्ति क्या है, अभियुक्त है, ठीक है, और सस्पेक्टेड है ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध के लिए वो अभियुक्त बनाया गया है या ये संदेह है कि अपराध इसके द्वारा किया गया है, सस्पेक्टेड, ठीक है। फॉर एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी ऑफ लॉ से बाहर, कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज होने के लिए, ठीक है। अपॉन सर्टेन कंडीशंस, आप देश के बाहर नहीं जाएंगे, जिले के बाहर नहीं जाएंगे, रोज थाने में आके अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, ये कंडीशंस लगाई जाती है। इतने इतने के जमानतदार चाहिए, अपना पर्सनल बॉन्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल बॉन्ड आगे आते हैं। इम्पोज्ड बाई एन ऑफिसर और कोर्ट। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है इम्पोज्ड बाई एन ऑफिसर और कोर्ट, मतलब बेल कौन कौन दे सकता है आपको, बेल यहाँ पे ग्रांट कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको जो जो बेल ग्रांट कर सकते हैं वो दो लोग कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोर्ट ग्रांट कर सकती है और पुलिस ऑफिसर भी ग्रांट कर सकता है, ठीक है। imposed by an officer or court on execution by such person of bond or a bail bond। अब देखिए जो बेल है
ये कोर्ट भी ग्रांट कर सकता है और पुलिस ऑफिसर मतलब थाने से भी जमानत दी जा सकती है। क्या कंडीशन है कि थाने से जमानत दी जा सकती है, क्या कंडीशन है कि केवल कोर्ट जमानत देगी, आगे पढ़ेंगे इसको। अभी आप इतना जानिए कि कोर्ट भी जमानत दे सकती है, कोर्ट भी बेल दे सकती है, पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है। ऑफिसर मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर से है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑफिसर का अगर यहाँ पे कोर्ट बोल ही दिया है तो कोर्ट में आपका मैजिस्ट्रेट आ जाएंगे, कोर्ट में आपके जज आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। ऑफिसर बोला है इट मीन्स ये आपको कुछ अलग बताना चाह रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स भी आपको यहाँ पे बेल ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अब आगे पढ़ेंगे बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल, जो कि बेलेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जो कि बेलेबल शो किए गए हैं। कहाँ शो किए गए हैं? फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ। जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आईपीसी, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आईपीसी मतलब आईपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जो कि एज अ बेलेबल शो किए गए हैं, ठीक है। आईपीसी नहीं, सॉरी, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी या बीएनएसएस आप कह सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है अभी। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी ऑफेंस, याद रखिए, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस में जो भी ऑफेंस बेलेबल शो किए गए हैं, ठीक है, या और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, या किसी अन्य लॉ के थ्रू वो बेलेबल है, या तो बीएनएसएस के थ्रू उनको शेड्यूल 1 में बेलेबल शो किया गया है, या किसी अन्य लॉ में, अदर लॉ में उन्हें बेलेबल शो किया गया है। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, और नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स बेलेबल से अन्य अपराध, जो भी है जो बेलेबल नहीं है वो क्या है? नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस। अब देखिए डी है, डी में क्या है? बेल बॉन्ड। अब बेल बॉन्ड आप आते हैं तो बेल बॉन्ड यहाँ पे सी हो गया आपका बेलेबल ऑफेंस। पहले ये बेलेबल ऑफेंस का जिक्र सीआरपीसी में नहीं था, ये अभी स्टार्ट किया है बीएनएसएस में। इसके बाद आते हैं बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड, अब देखिए डी है, ठीक है, और ये डी क्लॉज है और एंड भी किससे हो रहा है? डी से। तो बॉन्ड, बेल बॉन्ड मींस डी, याद रहेगा आपको। बेल बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज बेल एंड व्हाट इज बॉन्ड, इसको साधारण भाषा में समझिए। बेल बॉन्ड आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल, बेल बॉन्ड, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इनको पढ़ा गया है बेल बॉन्ड एक साथ, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं। बेल में क्या है और बॉन्ड में क्या है? जब एक्यूज्ड, सपोज करो ये एक्यूज्ड है और ये क्या है? ये जेल में डिटेन है, ये जेल में बंद है, ठीक है। अब इसको क्या है? इसको जेल से बाहर आना है। तो बेल का क्या कंडीशन होती है? बेल में इस व्यक्ति को किसी दो अन्य व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, सपोज करिए कोई अन्य व्यक्ति, ये ए बोला, ए किसको बुला के लाता है? एक अपने भाई को जिनका नाम है बी, और एक अपने पिताजी को जिनका नाम है सी। इनको बुला के लाता है, कहता है कि मुझे बाहर निकलवाओ जेल से, ठीक है। कोर्ट कहती है कि अगर तुम किसी दो अन्य व्यक्तियों को बुला के लाओ और वो दो अन्य व्यक्ति ये विश्वास दिलाएं कि ए हमेशा कोर्ट में हाजिर रहेगा, जब कोर्ट उसको बुलाएगी तो वो कोर्ट के समक्ष अपनी प्रस्तुति देगा। तो ये विश्वास दिलाना है किसको? बी को और सी को। और ये विश्वास दिलाना किसको है? बी और सी को दिलाना है। और किसको विश्वास दिलाएगा? ये विश्वास दिलाएगा न्यायपालिका को, कोर्ट को,
कि जब भी कोर्ट को आवश्यकता होगी कि ए कोर्ट के सामने अपीयर हो, तो ए हमेशा कोर्ट के सामने अपीयर होगा। ये विश्वास दिलाना है बी को और सी को। और इस विश्वास को कोर्ट कैसे एक्सेप्ट करती है? कोर्ट बी और सी का विश्वास कैसे लेगी, किस माध्यम से लेगी विश्वास? ये विश्वास लेगी कि ऐसा है भैया बी और ऐसा है भैया सी, आप लोग अपने प्रॉपर्टी का कोई पेपर या अपने व्हीकल का जिसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए से कम की ना हो, जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से कम की ना हो, आप कोर्ट में जमा करिए। ठीक है, मतलब मौखिक बातों पे तो कोर्ट विश्वास करेगी नहीं, कोर्ट को चाहिए एक पुख्ता सबूत कि विश्वास का माध्यम क्या है, विश्वास कैसे किया जाए आपके ऊपर। आप तो पिता हैं, आप तो भाई हैं, ये भाई हैं, ये पिता हैं, तो चाहेंगे कि ये हमेशा बाहर रहे, जेल में कभी ना रहे, लेकिन कोर्ट को तो इम्पार्शियल रहना है, कोर्ट किसी भी रिलेशन में नहीं पड़ती, कोर्ट को तो न्याय करना है, कोर्ट को प्रोसीजर का फॉलो करना है। तो कोर्ट क्या करेगी, इन बी और सी से कहेगी कि मुझे आपकी ओरल बातों पर विश्वास नहीं, एक तो आप लिखित में देंगे अंडरटेकिंग कि जब जब कोर्ट चाहेगी ए कोर्ट के सामने अपीयर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ए बी और सी आप दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी का या अपनी अपनी कोई व्हीकल जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से कम की ना हो, आज की डेट में जिस दिन आप कोर्ट को विश्वास दिलाने जा रहे हो, जिस दिन आप कोर्ट को विश्वास दिलाने जा रहे हो, 2 लाख से कम की ना हो, कोर्ट में जमा करो, सबमिट करो। तब इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, ये तब क्या होगा, रिलीज होगा, मतलब जेल से बाहर आएगा। ये होता है बेल। जब किसी कोई अन्य व्यक्ति इसकी रिलीज के लिए कि ये जेल से बाहर आ जाए, कोर्ट को विश्वास दिलाने के लिए कुछ वैल्यू की प्रॉपर्टी कोर्ट में, पेपर को कोर्ट में शो करते हैं, ये हो गया बेल। अब आप समझिए कि बॉन्ड क्या होता है, यही बॉन्ड आपको मैं यहां समझा दे रहा हूं यार, ठीक है। अब बॉन्ड क्या होता है, देखिए, बेल में एक्यूज ने अपने लिए कुछ नहीं कहा है, एक्यूज ने यहां पे विश्वास नहीं दिलाया। यहां पर एक्यूज, बेल में एक्यूज बिल्कुल शांत है, विश्वास दिला कौन रहा है, बी एंड सी। ए कुछ नहीं बोल रहा, केवल बी और सी बोल रहे हैं, ठीक है। अब बॉन्ड में केवल और केवल कौन विश्वास दिला रहा है, ए, ठीक है। और यहां पे बी एंड सी क्या है, साइलेंट। यहां पे ये विश्वास दिला रहा है, यहां पे ये क्या देता है, ये क्या देता है, अंडरटेकिंग देता है, अंडरटेकिंग देता है। और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पर्सनल बॉन्ड, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड। यहां पे अभियुक्त खुद विश्वास दिला रहा है कोर्ट को। बेल में कौन विश्वास दिला रहा है, बाहरी व्यक्ति। बॉन्ड में कौन विश्वास दिला रहा है, अभियुक्त खुद विश्वास दिला रहा है कि सर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप कहेंगे मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे, ट्रायल के टाइम पे, ठीक है। तो अब यहां पे इनकी बातें पर भी, ओरल बातों पर भी विश्वास नहीं है, तो इनसे भी बॉन्ड के रूप में क्या ले लिया जाता है, किसी वैल्यू, मान लो इनसे 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरवा लेता है। अब 1 लाख रुपए का इनसे पर्सनल बॉन्ड भरवा लिया कि अगर तुम गायब होते हो तो 1 लाख रुपए वसूला जाएगा तुम्हारी किसी भी संपत्ति को बेच बाच के, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेल बॉन्ड में। बेल और बॉन्ड, कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट बॉन्ड नहीं मांगती, केवल बेल पे रिहा कर देती है, और कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट बेल बॉन्ड दोनों लेती है,
और किसी किसी केस में केवल बॉन्ड पे रिहा कर देती है। तो बेल केवल बेल पे भी रिलीज हो सकते हैं, केवल बॉन्ड पे भी रिलीज हो सकते हैं, और बेल बॉन्ड दोनों भी कोर्ट मांगती है। ठीक है, अब आगे क्या है, डेफिनेशन क्लॉज बहुत आराम से पढ़िए। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। अब देखिए यहां पे क्लियर कर दिया, जो मैंने आपको समझाया है यहां पे क्लियर कर रहा है। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड, मैंने आपको क्या बताया, बॉन्ड मतलब क्या है, बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड। अब ये पर्सनल बॉन्ड किस लिए है, और एन अंडरटेकिंग, और एन अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग मतलब होता है लिखित में विश्वास दिलाना, विश्वास लिख कर देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब जब भी न्यायालय ये उचित समझेगा कि मैं न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुति दूं, मैं अपनी प्रस्तुति, अपनी अटेंडेंस न्यायालय के समक्ष दूंगा। ठीक है, ये अंडरटेकिंग है। अब उसके बाद क्या है, फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। अब जो देखिए, अब जो आपके यहाँ पे ये जो भाई थे, ठीक है, और ये जो पिताजी थे, ये जमानतदार थे, और जमानतदार की इंग्लिश क्या होती है, श्योरिटी। ये होती है जमानतदार की इंग्लिश, विदाउट श्योरिटी। तो बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में क्या होता है, जमानतदारों की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट श्योरिटी, और बेल में श्योरिटी की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, चार्ज, चार्ज मतलब आरोप, कहते हैं ना चार्जशीट दाखिल की गई, आरोप पत्र दाखिल किया गया। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। चार्ज मतलब थेफ्ट का चार्ज, रॉबरी का चार्ज, ये सब क्या है, एक हेड या एक से ज्यादा हेड। एक हेड क्या है, चोरी, एक से ज्यादा हेड क्या है, रेप, मर्डर, डकैती, एक्सटॉर्शन, कई सारे हेड हो गए। ठीक है, तो चार्ज इंक्लूड हेड्स या हेड्स ऑफ चार्ज। मतलब क्या बोल रहे हैं, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। ठीक है, तो सिंपल सा समझो, इसमें पूछा क्या जाएगा कि चार्ज किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, आपका आंसर होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज एस। बस इतना ही याद रखना है, मेंस का सवाल नहीं है ये। और समझना है तो चार्ज मतलब आरोप होता है। भाई किसी व्यक्ति को कोर्ट में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके ऊपर एक आरोप तय होते हैं, आरोप तय होने के बाद ही ट्रायल कंडक्ट होता है। जब तक कोर्ट में आरोप तय होते हैं, मतलब जब तक कोर्ट में उस स्टेज तक, चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज तक क्या होता है, इंक्वायरी बोला जाता है। जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग होती है उसके बाद जो प्रोसीजर आगे का होता है उसे हम कहते हैं ट्रायल। ठीक है, cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule, bailable offense देखना है तो कहाँ जाओगे, फर्स्ट शेड्यूल। cognizable offense देखना है तो कहाँ जाओगे, फर्स्ट शेड्यूल, याद रखिए। ठीक है, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अरेस्ट विदाउट वारंट। cognizable offense में क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता लगाना है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, फर्स्ट शेड्यूल। कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, फर्स्ट शेड्यूल। बेलेबल ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है, 2C में दिया हुआ है। कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है, 2G में दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट मतलब होती है, सिंपल शब्दों में समझिए, मैं इसको रब कर देता हूं। डेफिनेशन क्लॉज को बहुत आराम से पढ़ते हैं और भागते नहीं है कभी। अब देखिए क्या था, कंप्लेंट, कंप्लेंट पहले कंप्लेंट हमारी कहां पे दी गई थी सीआरपीसी में, सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज डी में दी गई थी। अब है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। कंप्लेंट मतलब क्या है, एलिगेशन।
एलिगेशन मतलब होता है आरोप। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा है, ठीक है। अब आप ये एलिगेशन लगा रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो, कैसे? चाहे ओरली लगा रहे हो या रिटन में लगा रहे हो। किसके समक्ष लगा रहे हो? पुलिस के समक्ष। क्या पुलिस के समक्ष आप कंप्लेंट फाइल करते हो? पब्लिक वाली भाषा पे मत जाओ, कंप्लेंट मतलब वो एफआईआर ही समझते हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हो, कंप्लेंट वर्ड जब भी आएगा कि कंप्लेंट, हमें कंप्लेंट फाइल करनी है, तो आप मैजिस्ट्रेट को याद करोगे। तो एलिगेशन मतलब होता है आरोप। एलिगेशन, आरोप आप ओरली लगा रहे हो या रिटन में लगा रहे हो। किसके समक्ष? पूरा लिखना चाहिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है। अब ये जो एलिगेशन लगा रहा है, ये कौन कौन व्यक्ति लगा सकता है? ठीक है, एनी पर्सन। ठीक है, एलिगेशन कौन लगा सकता है? एग्रीव्ड व्यक्ति। एग्रीव्ड व्यक्ति, एनी पर्सन मीन्स एग्रीव्ड। एग्रीव्ड जो कि क्या है? दुखी है, निराश है। किसी व्यक्ति के किसी ऐसे एक्ट से उस व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचा है, उसको कोई हानि हुई है, एग्रीव्ड है वो क्या लगा रहा है? ये एग्रीव्ड पर्सन लगा रहा है क्या? एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगा रहा है? ओरली लगा रहा है या रिटन में लगा रहा है? ठीक है, किसके समक्ष लगा रहा है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष लगा रहा है, ठीक है। और एलिगेशन किस व्यक्ति के विरुद्ध लगा रहा है? जरूरी है कि जिस व्यक्ति को वो जानता हो उसी व्यक्ति के अगेंस्ट लगाए। भाई कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने, ए ने बी को एक थप्पड़ मारा और वो भाग गया। ए ने बी को एक थप्पड़ मारा और वो भाग गया। अब जरूरी है कि बी को ए के बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी ना है कि अब भी जाके उसका घर मकान पता ढूंढेगा, उसका नाम ढूंढेगा, तब जाके कंप्लेंट फाइल करेगा, कुछ नहीं। तो एलिगेशन आप लगा सकते हैं नोन व्यक्ति के अगेंस्ट जिसको आप जानते हैं, और अननोन के अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मतलब नोन और अननोन दोनों के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है? Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to take his action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. अब इस complaint मतलब but does not include a police report, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पुलिस रिपोर्ट क्या है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट? The report which is forwarded by an officer under section 193 subsection 3 before the court of magistrate, उसे हम कहते हैं forwarded to the court और magistrate, उसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट कहाँ आपकी? 193 सबसेक्शन 3, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड्स, देख लो पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या आता है। पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या आता है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। ये होती है आपकी एक क्या, एक होती है फाइनल रिपोर्ट, जिसको आप दूसरे नाम से भी लिख सकते हो क्लोजर रिपोर्ट, और एक होती है आपकी चार्जशीट, या इसे आप कह सकते हो चालान। तो पुलिस रिपोर्ट में ये दोनों ही आता है। जब भी आप शब्द सुनोगे पुलिस रिपोर्ट, तो सबसे पहले आप इन दोनों पे जाओगे, उसके बाद आप या तो इस पे जाओगे या तो इस पे जाओगे। पुलिस रिपोर्ट मतलब केवल ना तो चार्जशीट ही होती है, और पुलिस रिपोर्ट ना ही केवल एफआर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट ही होती है, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या कह रहे हैं कि आपका कंप्लेंट पढ़ा दिया,
अब देखिए कंप्लेंट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक चीज़ बताना मैं आपको यहाँ पे रह गया। अब सपोज करिए कि पुलिस के पास ये व्यक्ति है, ये आता है कहाँ पे, पुलिस स्टेशन आता है, ठीक है, ये पुलिस स्टेशन आता है और ये यहाँ पे क्या लिखाता है, ये लिखाता है FIR। सर मेरे साथ एक ऑफेंस हो गया है, ठीक है, ये FIR लिखा देता है, सर मेरे साथ एक ऑफेंस हुआ है, आप FIR लिख लीजिए। पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने FIR को क्या कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब नोट करने के बाद पुलिस स्टार्ट करती है क्या, इन्वेस्टिगेशन, विवेचना स्टार्ट होती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया पुलिस ने, और इन्वेस्टिगेशन क्या हो गई यहाँ पे, अब इन्वेस्टिगेशन होती है कंप्लीट। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस पहुंचती है एक रिजल्ट पे। कंप्लीट होने के बाद पुलिस पहुंचती है एक रिजल्ट पे, पुलिस को एक रिजल्ट सामने आता है कि ये ऑफेंस क्या है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। भाई यहाँ पे FIR दर्ज करवाई थी, मतलब उस समय उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे साथ क्या घटना घटी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। पुलिस ने FIR नोट कर ली, नोट करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है वो ये आता है कि ऑफेंस कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। अब यहां पे पुलिस अपनी क्या करेगी, कोर्ट को रिपोर्ट लगाएगी और रिपोर्ट में क्या देगी कि सर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे FIR दर्ज हुई थी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, लास्ट में जो एंड रिजल्ट आता है वो ये आता है कि ऑफेंस, जो ये ऑफेंस था, ये जो ऑफेंस कमिट हुआ था, ये जो ऑफेंस कमिट हुआ था, ठीक है, ये ऑफेंस कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट फाइल कर रहा है ऑफिसर, वो रिपोर्ट हो जाएगी आपकी कंप्लेंट। उस रिपोर्ट को आप क्या बोल दोगे कि ये कंप्लेंट है, और जो रिपोर्ट फाइल कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट को फाइल कर रहा है, वो हो जाएगा कंप्लेनेंट, ठीक है। तो मतलब साधारण भाषा में FIR दर्ज करवाई थी, सपोज करिए मैंने किसी अपराध से जुड़ी हुई FIR दर्ज करवाई और पुलिस को मैंने ऐसा विवरण बताया, ऐसी स्टोरी बताई कि पुलिस को लगा कि ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल, पुलिस ने मेरी FIR दर्ज कर ली। अब FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सामने एक पिक्चर बनती है, जो पिक्चर सामने होती है वो ये आती है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल तो था ही नहीं, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इसमें FIR नहीं, इसमें तो NCR दर्ज होनी चाहिए थी। खैर अब बहुत लेट हो गया। हम पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। ये मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं ये कैसी है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के रूप में चेंज हो गई है। तो अब इस रिपोर्ट को क्या माना जाएगा, अब इस रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा कंप्लेंट, और जो ऑफिसर ये रिपोर्ट लेके प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, उसे हम कहेंगे कंप्लेनेंट, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है और आप कल को जज बनते हैं तो आपको इन चीज़ों से दो चार होना पड़ सकता है, APO बनते हैं तो भी, ठीक है। अब आते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटिन, मतलब रिटिन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल बोलकर, पिक्टोरियल पिक्चर के द्वारा, ठीक है, कहाँ गया भाई, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, और वीडियो कंटेंट transmitted or transferred whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति से फ़ोन में, फ़ोन से किसी व्यक्ति में, ठीक है, किसी डिवाइस से किसी डिवाइस में, ठीक है, ऐसे हो रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है।
including a telephone, mobile phone, other wireless telecommunication device or a computer, audio video player, camera or any other electronic device or electronic form as may be prescribed by notification by the central government। इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है, मतलब इसमें आपका मोबाइल भी आ गया है, संभल के इस्तेमाल करिए। हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, किसी स्टेट की बात करोगे तो हाई कोर्ट की बात करोगे, ठीक है। यूनियन टेरिटरी टू विच jurisdiction of high court or for a state has been extended by the law, that high court, ठीक है। Court for a state has been extended in relation to any other union territory, the highest court of a criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India। सिंपल सी बात है, अगर आप स्टेट की बात कर रहे हो तो आप हमेशा हाई कोर्ट बोलोगे। कोई यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लक्षद्वीप है, अगर आप इसकी बात करोगे तो किसी भी हाई कोर्ट का जो एक्सटेंशन कर दिया गया, जैसे मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है। अब मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट को समझ लीजिए कि बना दिया गया है आपका, और उसकी जो है जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी गई, ठीक है, कि आपकी जुरिस्डिक्शन जो है लक्षद्वीप तक रहेगी, ठीक है। तो अब क्या है, उस यूटी का हाई कोर्ट कौन हो गया? मुंबई हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स क्या है? मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। मैंने आपसे क्या बताया था अभी, इस चीज़ को और समझिए, बेसिक्स चीज़ें समझिए। इंक्वायरी कब से स्टार्ट होती है, स्टेजेस क्या होती हैं, इसको देख लीजिए। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ऑफेंस होता है, आगे बढ़िए। ऑफेंस के बाद या तो एफआईआर हो जाती है या एनसीआर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ओके। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हो जाती है? पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। अब ये पुलिस रिपोर्ट जो फाइल हो गई, यहां पे पुलिस रिपोर्ट जब फाइल हो गई, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? मजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट को क्या करता है? पढ़ता है। बिना पढ़े थोड़ी कॉग्निजेंस ले लेगा, पढ़ेगा भाई, ऑफेंस बन भी रहा है कि नहीं, मुझे कॉग्निजेंस लेना भी है कि नहीं लेना है, ठीक है। अब ये जो पढ़ाई हो रही है ना, ये पढ़ाई आपकी चल रही है मजिस्ट्रेट साहब की, पुलिस रिपोर्ट पहुंच गई उनके सामने। अब ये पढ़ाई चल रही है, और ये पढ़ाई जब तक चल रही है और ये पुलिस रिपोर्ट फाइलिंग से लेकर, पुलिस रिपोर्ट फाइलिंग से लेकर कहां तक? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक। इसे हम क्या कहेंगे? इस प्रोसीजर को यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस चल रहा है, इसे हम कहेंगे इंक्वायरी हो रही है। और जैसे ही चार्ज क्या हो गया? फ्रेम हो गया। जैसे ही फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तब क्या शुरू होता है? ट्रायल। यहां से आपका ट्रायल बिगिन हो जाता है, और इंक्वायरी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे ही ट्रायल बिगिन हुआ, इंक्वायरी एंड हो गई, ठीक है। तो बस यही आपकी इंक्वायरी है। इन्वेस्टिगेशन, सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन केवल पुलिस के माध्यम के थ्रू होता है, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। कोर्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस के थ्रू होता है, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग जिसमें कि क्या आप ऑन ओथ रिकॉर्ड कर रहे हो स्टेटमेंट। किसी भी बयान को अगर आप ऑन ओथ रिकॉर्ड करते हो तो वो बयान गवाह बन जाता है, वो बयान सबूत बन जाता है, ठीक है। समझिए इन चीज़ों को। क्या है?
जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, देखो अब कोई भी स्टेटमेंट एविडेंस कब बनता है और उस पर क्रॉस कब होगा। ठीक है, कोई स्टेटमेंट जब स्टेटमेंट के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओथ। ठीक है, स्टेटमेंट किस पे हो रहा है, ओथ पे हो रहा है, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ये हो गया। और प्लस क्रॉस, क्रॉस मतलब जिरह, जो वकील साहब करते हैं कोर्ट में सवाल जवाब। पहले स्टेटमेंट ओथ दिलाई जाती है कि आप जो भी बयान देंगे कोर्ट में वो सत्य और सही देंगे, और फिर उसके बाद उस बयान पर क्या होता है, जो बयान दिया जाता है उस पर क्या होता है, सवाल जवाब, जिरह होती है। इन दोनों प्रक्रिया का जो एक रिजल्ट आता है उसे कहते हैं हम एविडेंस। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान तब तक एविडेंस नहीं बनता जब तक उस बयान पर क्या ना हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो जाए। जैसे मैंने कहा मैं कल दिल्ली गया था, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब कोर्ट में इस बात को प्रूफ करना है कि मैं दिल्ली गया था कि नहीं गया था, तो मुझे पहले क्या ओथ दिलाई जाएगी, आप शपथ लीजिए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। मैंने ले ली, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं दिल्ली गया था। अब इसी स्टेटमेंट पर मुझसे क्या हो रहा है, सवाल जवाब। अपोजिट पार्टी कह रही है आप दिल्ली किस ट्रेन से गए थे, या दिल्ली जाने वाली ट्रेन की टिकट है आपके पास, सवाल जवाब हो रहा है। अब इसका जो भी जवाब आ रहा है, हाँ है टिकट या हाँ मैं दिल्ली गया था, ये क्या है, ये गवाह, ये अब हो गया एविडेंस। तो कोई भी स्टेटमेंट जो कि ऑन ओथ दिया जाएगा प्लस उस पर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एविडेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, लोकल जुरिस्डिक्शन, हर एक मजिस्ट्रेट का, सिंपल भाषा में समझिए चीज़ों को, हर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स तरह से नहीं समझा जाता है। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, लोकल जुरिस्डिक्शन जैसे कि मैं रहता हूं प्रयागराज में, प्रयाग, अब यहाँ पे कई सारे मोहल्ले हैं, जैसे कि दारागंज है, ठीक है, अल्लाहपुर है, झूसी है, ठीक है, फूलपुर है। ठीक है, अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, क्या पूरे प्रयागराज को एक अकेला जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभाल सकता है, क्या सारी फाइलें देख सकता है, नहीं। पावर तो है उसकी, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर पूरे जिले पर रहती है। मतलब जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसकी पावर पूरे प्रयागराज पर रहती है। लेकिन आप ये बताइए, क्या एक व्यक्ति पूरे 100 मोहल्लों के क्राइम को ऑफेंस को सुन सकता है, अपना निर्णय सुना सकता है, नहीं। तो फिर क्या होता है, एक इन जनरल एक सिंगल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर पूरे जिले पर फैली होती है, लेकिन वो उनका इस्तेमाल अकेले अच्छे से नहीं कर पाएगा और जस्टिस नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें बांट दी जाती हैं, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नंबर 2 है, मान लीजिए, इनको दे दिया गया दारागंज और अल्लाहपुर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 है, इनको दे दिया गया झूसी और फूलपुर, इनको ये चला गया, इनको ये चला गया। तो यही है लोकल जुरिस्डिक्शन। अब ये जो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों, ये इन्हीं एरियाज में अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जनरल हम जानते हैं कि इनकी पावर पूरे प्रयागराज में फैली हुई है, लेकिन जब इनको स्पेशलाइज्ड चीज़ें दे दी गई हैं कि आप इन मोहल्लों को संभालिए, जो भी अपराध होंगे इन मोहल्लों से जुड़े हुए, इसको आप देखिएगा,
इन मोहल्लों से जुड़े हुए अपराध होंगे, इनको आप देखिएगा, ठीक है। इन मोहल्लों से जुड़े अपराधों का ट्रायल आप चलाइएगा और इनसे जुड़ा ट्रायल आप चलाएंगे। तो यही है लोकल जुरिस्डिक्शन। अब ये अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मुकदमे सुनेंगे, जजमेंट सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। ये है साधारण भाषा में समझना। In relation to a court or magistrate means a local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its power under the Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state and the state government by notification specified. ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस देखना है शेड्यूल 1 में जाओ। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देखना है वो ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। नोटिफिकेशन पब्लिश इन दी ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया और एक दिन में ही सारा करवाना ठीक नहीं है। आज मैंने आपके साथ सेक्शन 2 क्लॉज पी तक डिस्कस किया है। कल मैं और आगे आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। रोज अब BNSS का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी प्रॉब्लम हो, आपको कंटेंट से समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा ही बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, और डेफिनेशन क्लॉज को हमेशा बहुत आराम से करना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत धीरे धीरे चला हूँ। डेफिनेशन क्लॉज हमारी कल फिनिश हो जाएगी, कॉन्सेप्ट लगभग कल फिनिश होगा, फिर हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए अच्छे से। मिलते हैं कल फिर, गुड नाइट।